नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पपीते की खेती के बारे में। प्राकृतिक तरीके से यानी नेचुरल फार्मिंग में पपीते की फसल को किस तरह से लेना है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो मैं अपने अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पपीते की खेती करते हुए अभी 1 साल और 2 महीने ही के आसपास हुए हैं। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो वो मैं आपके साथ साझा करूं, और ताकि वो गलतियां आपसे ना हो और आप जब भी इस तरह की खेती करें तो वो गलतियों को आप दूर करके आप हमेशा उसमें सफल रहें। तो पपीते की खेती में सबसे इम्पॉर्टेंट बीज है। तो बीज का चुनाव कैसे करना है और कौन सा बीज का प्रयोग करना है। आजकल रेड लेडी 786 जो पपीते की वैरायटी है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि एक ही पौधे पे नर और मादा फूल लगते हैं, इसलिए ये जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा भी फेमस है इस समय। और लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि एक तो बीज बहुत महंगा है और करीब अब समझिए 100 ग्राम बीज 40,000 रुपये का है। 1 ग्राम बीज की कीमत 400 रुपये है, 100 ग्राम बीज की कीमत 40,000 रुपये है। तो अगर आप पपीते की खेती करना चाह रहे हैं और अगर आपको अनुभव नहीं है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इतने महंगे बीज शुरू में ख़रीदें। आप एक थोड़ा सा ट्रायल करके देखें और उसके बाद ही इस बीज को लगाएं। और एक और जो इसमें एक फीडबैक जो मिलता आ रहा है कि इस रेड लेडी 786 की जो वैरायटी है, इस वैरायटी में जो लीफ कल वायरस है और येलो मोज़ेक जो वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो वायरस टॉलरेंट नहीं है वैरायटी। तो अगर आपकी फार्म प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, आपको लगता है कि आप इन रोगों से बचाव कर सकते हैं, तो ही ये पपीते की वैरायटी लगाएं। नेचुरल फार्मिंग में जनरली हम यही कोशिश करते हैं कि हम देसी वैरायटी लगाएं। तो मैंने जो वैरायटी लगाई है ये पूसा प्लस देसी मिक्स्ड करके एक वैरायटी है, ये मैंने लगाई थी। अब हम बात करते हैं कि किस महीने में पपीते की खेती करनी चाहिए। पहला ये कि आप क्या खुद पपीते के पौधे तैयार करें या किसी नर्सरी से लेके आएँ। देखिए, हमेशा कोशिश करें कि पपीते की जब भी आप खेती करें तो आप कोशिश करें कि खुद ही अपने खेत पर पपीते की नर्सरी को आप तैयार करें। क्योंकि जब आप बाहर से पौधे लेके आते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने पपीते की जो नर्सरी है अपने खेत पर तैयार करें। इसका सबसे अच्छा समय तैयार करने का है जुलाई के महीने में, यानी जुलाई और अगस्त के महीने में। अगर आप बीज से नर्सरी तैयार करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप इसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक समय है वो है फरवरी मार्च के आसपास। तो जब भी आप पपीते की नर्सरी तैयार करें, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि 24 घंटे के लिए पपीते के बीज को बीजामृत में आप डुबो कर रखें। 24 घंटे तक आप उसको अंदर रखें, बीजों को बीजामृत में। उसके बाद अगले दिन आप इसका जो आपकी पॉलीथीन आपने तैयार की है नर्सरी की, उसमें आप इस बीजों का बीज उपचार करके आप उसको रोपाई करें उसकी। मैंने ये जो पपीते आप मेरे कई वीडियोस में आपने देखे भी होंगे, ये जो मैंने ट्रांसप्लांटेशन किया था वो सितंबर 2019 में किया था। 1 जुलाई को मैंने नर्सरी तैयार की और सितंबर के महीने में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। तो करीब 2 महीने की जब पौध तैयार हो गई थी उसके बाद मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। हमेशा आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलीथिन में ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस समय एक पर्याप्त नमी, एक कांस्टेंट मॉइस्चर आप बना के रखें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो हमेशा एक मॉइस्चर बना के रखें पपीते की जब भी आप नर्सरी तैयार करें। पपीते की नर्सरी तैयार करते समय आपको टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ। मैं इससे पहले भी पपीते की नर्सरी तैयार करने की कोशिश की और अनुभव के अभाव के कारण मैंने उस नर्सरी को नवंबर के महीने के आखिरी में तैयार करना शुरू किया। और जब ठंड बढ़ती गई, जर्मिनेशन बिल्कुल ज़ीरो हुआ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक भी बीज का अंकुरण नहीं हुआ। तो ये ठंड अगर ज़्यादा रहेगी आपके इलाके में तो उस समय पपीते की नर्सरी को तैयार ना करें। हमेशा थोड़ा सा जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वातावरण में, जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, यानी जुलाई अगस्त का महीना जो रहता है, उस समय सबसे अच्छा समय है पपीते की नर्सरी तैयार करने का। मेरे से कई गलतियां हुई थी जब मैंने ये पपीते की खेती शुरू करी थी।
मैंने जुलाई में नर्सरी तैयार की, जैसा मैंने बताया, सितंबर में ट्रांसप्लांट किया। पर जब सितंबर में मैंने ट्रांसप्लांट किया था 2019 में, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश थी और उस बारिश के कारण कई पौधे मेरे मर गए थे। और जिन पौधों को मैंने बचाया था वो सिर्फ देसी गाय के ताज़े गोबर का पानी में घोल कर उस घोल का प्रयोग करके मैंने पौधे के चारों तरफ डाल के उन पौधों को सर्वाइव किया। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उस समय आप अगस्त में ना लगाएं, ताकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जैसी थोड़ी बारिश कम हो जाए उसके बाद ही इन पौधों को अपने खेत में आप ट्रांसप्लांट करें। देखिए, रेड लेडी 786 जो वैरायटी है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही पौधे में नर और मादा फूल लगते हैं, तो उस रेड लेडी में आपको ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती कि कितने मेल प्लांट से कितने फीमेल प्लांट से। पर ये जो वैरायटी मैंने लगाई है पपीते की, इसमें नर फूल अलग आते हैं, मादा फूल अलग आते हैं। तो उस कंडीशन में आप जब भी ट्रांसप्लांटेशन करें, एक जगह पे 2 पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये मैं खुद प्रैक्टिकली इसको फील किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर आपने 2 पौधे नहीं लगाए तो जनरली ये होता है कि हमको पहले से पता नहीं होता है कि नर फूल कौन सा है, नर प्लांट कौन सा है, मादा प्लांट कौन सा है। जब तक उसमें फूल नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नर कौन सा है, मादा कौन सा है। तो हमेशा आप 2 लगाएं और 10% नर पौधों को छोड़कर बाकी नर पौधे आप निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने 100 पौधे लगाए हैं तो 100 में 10 नर पौधे आप रखिए, बाकी जो नर पौधे आप उनको निकाल सकते हैं। तो 10% पॉपुलेशन होना ज़रूरी है नर पौधों की पॉलिनेशन के लिए। देखिए, ये नर पौधा है, इसमें आपके जो फूल हैं थोड़े से लंबे आकार के होते हैं, डंठल इसमें ज़्यादा निकली होती है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर और कैमरा अगर मैं पास में ला के दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि ये नर फूल है और इनमें जनरली पपीते नहीं लगते हैं। कुछ 1-2 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें नर में भी पपीते लग जाते हैं। 1 या 2 पौधे ही हैं मेरे खेत में, बाकी में ये नर पौधों में पपीते नहीं लगते हैं। तो ये इस तरह के फूल होते हैं नर में, आप देख सकते हैं, लंबा निकला होता है और इनमें पपीता नहीं लगता है। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि मादा जो फूल है वो किस तरह से होते हैं और उन मादा फूलों पे ही पपीता लगते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के फूल होते हैं मादा फूल और इनमें पपीते लगते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि नर कौन से हैं और मादा फूल कौन से हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने मेल प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल रखना है। अगर आप फरवरी या मार्च के महीने में पपीता लगाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नर्सरी तैयार करें तो वो फरवरी के महीने में ही करें, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जर्मिनेशन नहीं आएगा। तो फरवरी में जब आप नर्सरी तैयार करेंगे तो मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो 2 समय है पपीता लगाने का। जुलाई अगस्त में आप नर्सरी तैयार करें और सितंबर और अक्टूबर में आप उसको ट्रांसप्लांट करें। दूसरा, फरवरी मार्च में आप उसको नर्सरी को तैयार करें और अप्रैल के आसपास आप उसको ट्रांसप्लांट करें। अगर आपका एरिया ठंडे इलाके में आता है जहां रात में पाला पड़ता है ठंडों में, यानी रात का टेम्परेचर 5 डिग्री से कम जाता है, तो उस स्थिति में पपीते के पौधों को पाले से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पपीते का पौधा है पाले से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरे को जब मैंने ये पपीते की खेती शुरू करना चाहा तो मेरे आसपास के किसानों ने मुझसे कहा था कि यहाँ हमारे एरिया में पपीते की खेती नहीं हो सकती है, आप बिल्कुल मेहनत ना करें। तो मैंने भी इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया, एक छोटा सा प्रयोग मैंने करके देखा। और जो मेरे गुरुजी हैं श्री हेमंत सिंह चौहान सर, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें आच्छादन करें। ठंड जब भी ऐसा लगता है आपको कि शाम को रात का टेम्परेचर आपका 5 डिग्री से कम जाने की आपको लग रहा है कि उम्मीद है आज, तो आप पहले से ही आप इसमें आच्छादन करके रखें। और आच्छादन किस तरह से करना मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और रात के समय हो सके तो अपने खेत के मेड़ पर आप थोड़ा सा धुआं करके रखें। वैसे अगर आप आच्छादन करेंगे तो आपकी ये समझ लीजिए 80 से 90% जो प्रॉब्लम है आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। और लगातार आप मिट्टी का भी स्प्रे करते रहें। मिट्टी के स्प्रे से भी मैंने एक चीज़ ये मैंने ऑब्ज़र्व की है कि पाले से इसका आप आराम से इसका बचाव कर सकते हैं। तो पाले से बचाव करने के लिए आच्छादन करें। आपकी खेत की मेड़ पर आप थोड़ा धुआं कर सकते हैं रात के टाइम पे, और मिट्टी का स्प्रे आप लगातार करते रहिए। ये तरीक़ों से आप अपने पपीते के पौधों को पाले से आराम से बचा सकते हैं। जो आच्छादन है वो एक ब्लैंकेट यानी एक कंबल का काम करता है। जब आप पौधे के आसपास जब आप आच्छादन कर देते हैं तो पौधे के नीचे एक नमी बनी रहती है। उस नमी के कारण वहाँ एक गर्माहट पैदा होती है और उस गर्मी के कारण आपके पौधों को
ठंड के समय एक गर्म वातावरण का एक माहौल वहाँ बनता है और उससे आप पाले की आराम से अपने पौधों की बचाव कर सकते हैं। और जो मैं धुआं करने की बात कर रहा हूँ, वहाँ हमको खेत में आग नहीं लगानी है। प्राकृतिक खेती में अपने खेतों में आग हमको बिल्कुल नहीं लगानी है। तो उस स्थिति में आप इस तरह का एक अरेंजमेंट, एक इस तरह की व्यवस्था करें कि आपके खेत की मेड़ पर आग ना लगे। जैसे मैंने जो किया था कि जो टीन होती है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गीला भूसा रख दिया था और उसमें मैंने थोड़ा धुआं कर दिया था। तो ना ही इससे मेरे खेत को नुकसान हुआ और पपीते के पौधों को भी पाले से मैंने बचा लिया। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप अपने पपीते के पौधों को पाले से बचा सकते हैं। जब मैंने पपीते का जो ट्रांसप्लांटेशन किया था उसमें मैं एक बहुत छोटा सा एक वीडियो ज़रूर बनाया था, क्योंकि उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर पाया था। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने किस तरह से गड्ढे खोदे थे और किस तरह से मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे से कुछ गलतियां भी हुई थी। जब मैंने जुलाई में नर्सरी तैयार की थी तो मैंने कुछ पौधे सितंबर में ट्रांसप्लांट कर दिए थे और कुछ पौधे रह गए थे और जैसे ही ठंड नज़दीक आई तो मैंने वो पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं किया। उन पौधों को मैंने फरवरी में ट्रांसप्लांट किया था और चूँकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था ट्रांसप्लांटेशन, तो इस चक्कर में वो जो पौधे थे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही। तो ये मैंने एक लेसन सीखा कि आप 2 महीने से ज़्यादा आपकी पौध नहीं होनी चाहिए जब भी आप ट्रांसप्लांट करें। 2 महीने तक की आप पौध आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ वो लेगा। तो जुलाई अगस्त में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट ना करें ठंड के समय में। और जब दिसंबर जनवरी में आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है, फरवरी मार्च में आप नर्सरी तैयार करें और अप्रैल मई के आसपास आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें अगर आपके पास पानी की अच्छी पर्याप्त सुविधा है। कुछ प्रयोग के तौर पर मैंने रेड लेडी जो 786 है, कुछ उसके 40 से 50 पौधों का भी एक मैंने प्रयोग करके देखा है। क्योंकि ये भी एक चैलेंज के तौर पे मैंने लिया है कि जहाँ तक हमेशा ये मैं सुनते आया हूँ कि रेड लेडी में वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कुछ 40 से 50 पौधे मैं उनका एक प्रयोग अपने खेत पे मैंने अभी किया है। ये वो जगह है जहाँ मैंने फरवरी में ट्रांसप्लांटेशन किया था और वो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाई थी, तो उन पौधों को मैंने निकाल दिया है और उस जगह मैंने रेड लेडी 786 के कुछ पौधे मैंने लगाए हैं। इसके अलावा कुछ पौधे मैंने जो एक मेरे घर पे ही अपने गार्डन में एक पपीता उग रहा था, उसकी वैरायटी का नाम मुझे नहीं पता है, बट उसकी हाइट जो है करीब 15 फीट के आसपास है और एक ही पौधे में नर और मादा फूल लग रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो वैरायटी कौन सी है। उस वैरायटी के पौधों का भी एक मैंने प्रयोग किया है और उसके भी करीब 15 से 20 पौधे मैंने अपने खेत पे लगाए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पौधों की अभी हाइट कितनी है जब मैंने लगाए थे और उसके बाद मैंने क्या इसमें सावधानियाँ बरती हैं और किस तरह से मैंने नमी को मेंटेन किया है। क्योंकि कई साथियों ने पूछा था कि पपीते की खेती में पानी कितना देना है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपको उसमें वापसा का जो एक वातावरण है, वापसा आपको मेंटेन करनी है। वापसा क्या होती है उसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखें कि वापसा को किस तरह से मेंटेन करना है। यहाँ मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि ये जो पपीते का पौधा है, इस थोड़ा सा 1 इंच कम था, जब थोड़ी इसकी ग्रोथ बढ़ गई है तब मैंने इसको यहाँ ट्रांसप्लांट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें आच्छादन कर दिया है क्योंकि मैं ठंड में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वापसा भी इससे मेंटेन रहेगी और इस आच्छादन की वजह से ठंड में पाले से भी इसके नुकसान को बचाया जा सकता है। तो ये जो बरसात में जो मेरे मेड़ पे घास उगी थी, उन्हीं घास को मैंने काट के रख लिया था और उस घास से मैंने यहाँ मल्चिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने मल्चिंग नहीं की है तो यहाँ की मिट्टी कितनी सूखी हुई है, देखिए आप, बिल्कुल सूख चुकी है। लेकिन यहाँ जो मैंने मल्चिंग की है
आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी में इतनी अच्छी नमी है, और ये वापसा जो हमेशा मैं कहते आया हूँ कि वापसा की जो स्थिति है, एक एक कण मिट्टी का अलग है, भुरभुरापन है मिट्टी में, लेकिन नमी भी पर्याप्त मौजूद है। तो आप और थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी नमी इसमें मेंटेन है, और ये कमाल है आच्छादन का। तो आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये निवेदन है कि हमेशा आच्छादन बना के रखें। इससे आपके खेत में एक वापसा का निर्माण होगा। केंचुओं को उनके कार्य करने के लिए एक अनुकूल वातावरण जो होना चाहिए, वो अनुकूल वातावरण आपको अपने खेत में मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जहां आपको ये पता करना है कि कितना आपको पानी देना है पपीते में। तो ये वो स्थिति है कि हल्की सी नमी आप बनाए रखें, एक वापसा की स्थिति आप बनाए रखें। उतनी ही नमी पौधों को चाहिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। आइए अभी हम बात करते हैं कि पपीते की फसल में स्प्रे शेड्यूल को कैसे मेंटेन करना है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पपीते की फसल में आप महीने में 4 स्प्रे करें। 2 स्प्रे आप कोई भी प्राकृतिक कीटनाशक का करें, 1 स्प्रे आप जीवामृत का करें, और 1 स्प्रे जीवामृत के साथ खट्टी छाछ यानी मठे का करें। तो जब आप जीवामृत और मठे का स्प्रे करते हो तो ये बहुत अच्छे फंगीसाइड का काम करता है। जीवामृत का आप जब स्प्रे करते हैं तो फंगीसाइड के साथ साथ एक पोषण का भी काम करता है। और जो 2 प्राकृतिक कीटनाशक की मैंने बात की है, उसमें आप सबसॉइल सीवियर टेक्निक से सबसॉइल का भी स्प्रे कर सकते हैं, दशपर्णी अर्क का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो समय समय पर जैसी जैसी आपके खेत की रिक्वायरमेंट है, आपके पौधों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप ये स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करें। और हर 15 दिन में यानी महीने में 2 बार 2 से 3 लीटर जीवामृत को आप पौधे की जड़ के बाहर यानी कैनोपी के बाहर आप उसकी ड्रेंचिंग करें। कैनोपी कैसी होती है वो भी आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो जो पौधे की कैनोपी है उसके बाहर गोलाकार आकृति में आप 2 से 3 लीटर जीवामृत हर 15 दिन में आप पौधे की जड़ों के बाहर दें। तो ये चीज़ें पर्याप्त हैं प्राकृतिक खेती में पपीते की अच्छी फसल लेने के लिए। देखिए आच्छादन जो बड़ा पौधा है उसमें हमने किस तरह से किया वो भी यहाँ आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए पूरा जो कैनोपी है हमने यहाँ कवर किया है। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, धान की पराली आप यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का भूसा, चने का भूसा, सोयाबीन का भूसा, या जो वाइल्ड ग्रास आपकी मेड़ पर पार पर आपकी उग रही है उसको भी आप काट के यहाँ डाल सकते हैं। और ये ड्रिप को मैंने इसके ऊपर, इस मल्चिंग के ऊपर मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर यहाँ अमरूद का पौधा भी आपको मैं दिखाऊं तो अमरूद के पौधे के नीचे भी यहाँ हमने मल्चिंग की हुई है इस तरीके से। वहाँ भी आप देख सकते हैं वो जो अपना मुनगे का जो पौधा है वहाँ भी हमने किस तरह से मल्चिंग की हुई है। तो ये मल्चिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्राकृतिक खेती में। ये वन ऑफ द 4 पिलर्स हैं नेचुरल फार्मिंग के। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप कोई भी खेती कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पपीते की खेती कर रहे हैं, आप कोई भी खेती करें, मल्चिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये मल्चिंग जैसा मैंने पहले भी बताया है आपके पौधों को पाले से बचाएगा, एक नमी बना के रखेगा, आपके केंचुओं के लिए एक अनुकूल वातावरण क्रिएट करेगा और वापसा का निर्माण करेगा। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पपीते की नर्सरी तैयार करते समय पॉलीथीन के अंदर मिट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए। तो इस तरह से हल्की सी एक नमी आप बनाए रखें, एक कांस्टेंट एक मॉइस्चर बना के रखें ताकि बीजों का जो अंकुरण है वो अच्छी तरीके से हो सके। ये देखिए ये है रेड लेडी 786 पपीते की वैरायटी। और पौधों की आप हाइट देख सकते हैं कि किस हाइट पर ये पौधों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। नर्सरी तैयार करते समय आधी मिट्टी हमने ली थी और आधी घन जीवामृत हमने ली थी। और ट्रांसप्लांट करने के बाद इस तरह से हमने उसमें आच्छादन कर दिया था और थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया था ताकि एक नमी मेंटेन रहे। ये है घन जीवामृत, और घन जीवामृत की भी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब भी आप पपीते को ट्रांसप्लांट करें उस समय जब आप गड्ढा खोदें, गड्ढा खोदते समय उस गड्ढे को आधी मिट्टी और आधे घन जीवामृत से भर दें और उसके बाद आप इस पौधे को ट्रांसप्लांट करें। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है पपीते के नर्सरी में तैयार किए हुए पौधे को अपने खेत में ट्रांसप्लांट करने का। ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद आप उसमें आच्छादन कर दें। आच्छादन करने के बाद उसमें हल्का सा पानी दें। आच्छादन से ये होगा कि आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक नमी पर्याप्त मात्रा में वहाँ मौजूद रहेगी। और आच्छादन की मदद से, मल्चिंग की मदद से वापसा का भी निर्माण आसानी से हो सकेगा। तो इस तरीके से आपको अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद है साथियों आज का ये विषय पपीते की खेती
ये वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, अभी भी कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूँ। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।